Preview. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर अली साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने नौजवानों में और पाकिस्तानी कौम में उम्मीद का चिराग जलाने का एक सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है होप फॉर लाइफ। इसमें हम सोसाइटी की चीदा चीदा शख्सियात को ऑनलाइन रजू करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, व्यूज़ लेते हैं। ज़िंदगी में उम्मीद फैलाना एक सदका जारी है। इस सदका जारिया में मैं आज वेलकम करता हूँ हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ एक्स डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं रिटायर्ड हमारे सामने मौजूद है। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। सवालेकुम डॉक्टर अली साजिद साहब, आप मेरे उस्ताद भी हैं। मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। और जो आपने इनिशिएटिव लिया है जी, गो अहेड सर। जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इनिशिएटिव होंगे तो हमारे नौजवान ना सिर्फ बेदार होंगे बल्कि इन जो आजकल चैलेंजेस हैं उनका बखूबी जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। और ये एक बड़ा जिसको कहते हैं कार्य खैर है और इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। देखिए जी, हमारा काम है उम्मीद फैलाना। एज ए प्रोफेसर मेरा और एज ए प्रोफेशनल हम सब की जिम्मेदारी ये है कि जनरेट हो, इनकलकेट हो, स्प्रेड हो एंड प्रोड्यूस हो। हम सब उम्मीद के मुसाफिर हैं और उम्मीद के सफ़ीर हैं और उम्मीद के बाद हम अगली मंजिलों पर जाते हैं। अगर हम मायूसी कुफर है तो हम मायूसी को ख़त्म करने के लिए आज स्टार्ट करते हैं बाज़ाब्ता। एडमिरल हुमायूं साहब, आसिफ हुमायूं साहब कुछ अपनी ज़िंदगी का बैकग्राउंड बताएं। एक गलत फहमी नौजवानों में ये है आजकल के कि सिर्फ अमीर ख़ानदानों के, वज़ीरों के और एचसन कॉलेज के रऊसा के बेटे ही दुनिया में तरक्की करते हैं और हमारे पास सिफारिश नहीं, रिश्वत नहीं, लिहाजा हम तरक्की नहीं कर सकते। इस गलत फहमी पे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? अपनी जिंदगी के बैकग्राउंड को बताएं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इंसान जब तक ये सोचता रहे कि डॉक्टर अली साजिद ने मुझे कम नंबर दे दिए या आसिफ हुमायूं ने मुझे टेढ़ी नजर से क्यों देखा, उसका कुछ नहीं बन सकता। इंसान जो कुछ है, मैं कहता हूं कि इंसान एक पेंसिल की तरह है। पेंसिल पैराबल एक बहुत मशहूर पैराबल है। इंसान एक पेंसिल की तरह है। पेंसिल के अंदर अगर अपना सिक्का कमजोर है तो लिखेगी क्या? वजह आपकी बात। आप अपने सिक्के को मजबूत करें और आप जहां जाएंगे फिर लोग कहेंगे कि यार क्या बेहतरीन पेंसिल है, क्या बेहतरीन आदमी है। मैं जो है मैं सबको यही कहूंगा कि कैरेक्टर के अंदर जो आपके अंदर जो चीज है उसको ऊपर आप काम करें। और ये एक मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी जिंदगी के हालात कैसे हैं। मेरे वालिद जो थे 1950 में पाकिस्तान आए हिंदुस्तान से। किस शहर से आए जी? वो आए थे वो गांव के रहने वाले थे। मुजफ्फराबाद यूपी का वेस्ट में एक शहर है मुजफ्फरनगर, वहां से आए थे, मुजफ्फरनगर से। तो जब वो आए थे तो उनके पास सूटकेस में सिर्फ दो ही चीजें थी। एक तो कुछ मेरे ख्याल से उनके पास अपना पहनने के कपड़े थे और दूसरे उनके पास एक नई डिग्री थी, MA इन जनरल हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा। ही डिडंट हैव एनी अदर पोजीशन इन द वर्ल्ड। बड़ी तगो-दो के बाद उन्होंने एक हाई स्कूल में टीचर की मुलाजमत हासिल की। फिर उन्होंने मेरी वालदा से शादी कर ली। वो मेरी वालदा की फैमिली को मुजफ्फरनगर से जानते थे और इस तरह वो एक फैमिली शुरू हुई। एक 18-19 साल की खातून थी जिनकी अपनी तालीम जो थी वो सिर्फ 8वीं क्लास तक थी, लेकिन वो पढ़ने की बड़ी शौकीन थी मेरी वालदा। पढ़ने की उनको हर वक्त जो है ना कोई रिसाला, कोई किताब वो पढ़ती रहती थी। और मेरे वालिद जो थे वो हाई स्कूल टीचर थे। MA पास उन्होंने किया हुआ था। जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे वालिद हाई स्कूल टीचर थे। और मेरी पैदाइश के 1.5 साल के बाद मेरे वालिद ने फिर उनको पहली मुलाजमत एज ए लेक्चरर मिली और वो शिकारपुर चले गए और हम लोग नवाबशाह में रहते थे, मैं अपनी वालदा के साथ। और मेरी वालदा अकेली होती थी घर पे। फिर मेरे वालिद की नवाबशाह में उस वक्त तक कॉलेज नहीं था। अब यानी कि हम पाकिस्तान बनने की बात कर रहे हैं। पूरे इंटीरियर सिंध में मेरे ख्याल से 2 कॉलेज होते थे। एक हैदराबाद में था, एक खैरपुर में मुमताज कॉलेज था।
शिकारपुर में कॉलेज भी था, छोटा कॉलेज था। फिर नवाबशाह में जब कॉलेज खुला, इट वाज एन इवनिंग कॉलेज। माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड बैक टू नवाबशाह एंड दैट इज हाउ द लाइफ स्टार्टेड। मैं मेरे हमें अल्लाह ताला ने मेरे 3 भाई और थे और मैं सबसे बड़ा था। तो जब मुझे स्कूल में जाने का वक्त आया, तो जिसको हम आजकल हंसते हुए कहते हैं कि मैं टाट स्कूल का पढ़ा हुआ। अभी भी वो स्कूल मौजूद है मनवाबाद नवाबशाह में, जहाँ पे मैंने अपनी तालीम शुरू की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद खुद क्योंकि पढ़ाते थे, मेरी वालदा को पढ़ने का शौक था, तो मुझे घर में एकेडमिकली और पढ़ाई के तौर पे बड़ी सपोर्ट हासिल थी। और मैं एज ए मैं मुझे याद पड़ता है कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास तक मैं बड़ा टिमिड और एक बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौथी क्लास में जब मैं पहुंचा, मुझे टीचर भी अच्छे मिले। मेरे घर के अंदर से जो मेरी ग्रूमिंग हो रही थी, उन सब के इफेक्ट के बाद मेरा चौथी क्लास से मैं कहूँगा कि मेरा एकेडमिक कैरियर जो था वो इट स्टार्टेड शाइनिंग। फिर चौथी क्लास के बाद प्राइमरी स्कूल से जब मैं हाई स्कूल में शिफ्ट हुआ, तो नवाबशाह में उस वक्त एक बड़ा मशहूर हाई स्कूल था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाई स्कूल, which was the result of vision of one man called H.M. खोजा। H.M. खोजा साहब, जब मैंने ज्वाइन किया स्कूल, तो H.M. खोजा साहब को इस स्कूल के हेडमास्टर बने हुए तकरीबन 24 साल से ज्यादा हो चुके थे। और उन्होंने एक स्टार्टअप मिडिल स्कूल से 1936 से उन्होंने इस स्कूल की हेडमास्टरी संभाली थी। और मैंने जब ज्वाइन किया 1962 में, मेरे ख्याल से मैंने ज्वाइन किया, मुझे जो याद पड़ रहा है। तो उन्होंने उस वक्त तक उस स्कूल को एक मिडिल स्कूल से उठा के एक बोर्डिंग स्कूल बना दिया था। नवाबशाह में जो बेस्ट ऑडिटोरियम था वो हमारे स्कूल का था। बाग जो था हमारे स्कूल का, जो गार्डन था, वो H.M. खोजा साहब के, मैं कहूँगा उनके एक राइट ब्रेन की तरह थी। और वो इतना जबरदस्त बाग था कि वहाँ पे नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट का फ्लावर शो बहुत अरसे तक होता रहा है। और आई एम टोल्ड अगेन इट इज बीन रिवाइव्ड। और खोजा साहब ने इस स्कूल को पे बहुत मेहनत की। इस स्कूल के टीचर्स बहुत उम्दा थे। उन्होंने मेरी ग्रूमिंग में और हमारे यानी दोस्तों की ग्रूमिंग में हमारे बहुत रोल प्ले किया। और मेरे अभी भी इस स्कूल के मेरे साथी हैं बहुत, जो बड़ी अच्छी उन्होंने जिंदगी, ऑल ऑफ देम सेल्फ मेड, बट स्कूल का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस स्कूल के बाद देन आई जॉइन गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह। और अच्छा, स्कूल के दौरान एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि जब मैं 9th क्लास में पहुंचा, हमारे स्कूल उर्दू मीडियम और सिंधी मीडियम स्कूल, तो मेरे वालिद उस वक्त हैदराबाद में पीएचडी कर रहे थे और वो वीकेंड पे घर आया करते थे। तो वो एक वीकेंड आए और उन्होंने तकरीबन हिमालय पहाड़ मेरे सर पे तोड़ दिया। कहने लगे, आसिफ, तुमने इम्तहान का जब फॉर्म भर रहा है ना 9th क्लास का, तुमने लिखना है कि आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन जो है विल बी इंग्लिश। मैंने कहा, अब अब्बा जान, मैं पढ़ा हम उर्दू में रहे हैं, हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? मैंने कहा, नहीं, वो मैं किताबें ले आऊंगा, तुम्हें इंग्लिश तुम्हारी मैं सीधी वैसे ही मैंने रखी हुई है, आप घर में हम बहुत इंग्लिश के ऊपर मेहनत करते थे, तो तुम कर लोगे। तो आप 9th क्लास में जनाब मेरे लिए एक मुसीबत, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशनल मुसीबत खड़ी हो। और मैंने फिर 9th का और मैट्रिक का इम्तहान इंग्लिश में दिया। मेरे नंबर जो थे, अपनी मेरे पास, हमारी क्लास में बड़े टैलेंटेड बच्चे थे और अभी भी मेरी उनसे दोस्तियां हैं। हम मिलते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारा लिंक है। तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन से, अपनी क्लास में मैं 5th पोजीशन में मैट्रिक के अंदर आ गया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ऑल माय कंपेनियन, मेरे दोस्त जो थे, ये they were shifting from Urdu to English, but I was comfortable in English. So in college I really shined। और इंटर के इम्तहान में मेरी बोर्ड में 2nd पोजीशन आई, सिल्वर मेडल मुझे मिला। और ये सारा मैं कहूँगा इसमें जो ना मेरे माँ बाप का और मेरे उस्तादों का हिस्सा है।
और उन्होंने मुझे दो ही चीजें सिखाई कि मेहनत करो और आज का काम कल पर न छोड़ो। दो चीजों से जो है ना मैं ये कहूंगा कि मुझे बोर्ड के एग्जाम में सेकंड पोजीशन मिली। अब जब बोर्ड में मेरी सेकंड पोजीशन आई तो मेरे पास एक एवेन्यू ऑफ चॉइसेस थी टू गो इनटू। आई कुड हैव बिकम एन इंजीनियर, और एक्चुअली मेरा एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो गया और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन मैंने एनईडी ज्वाइन नहीं किया। मेरी सिलेक्शन नेवी में हो गई और मैं नेवी में ऑपरेशनल ब्रांच में मैं आ गया। मैंने ऑपरेशंस ब्रांच ज्वाइन कर ली और मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि मेरे नेवी ज्वाइन करने पे मेरे वालिद ने कितनी सुख की सांस ली। क्यों ली? क्योंकि उनको दिख रहा था कि पीछे दो बच्चे और आ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं, और मेरे वालिद के पास इतनी इकोनॉमिक सकत नहीं थी कि वो 3 बच्चों को इकट्ठा यूनिवर्सिटी में से गुजार सकते। मुझे उसका अंदाजा उन्होंने कभी नहीं होने दिया, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरे वालिद के लिए ये कितनी खुशी और इत्मीनान की बाइस थी कि एक बेटा जो था वो 18 साल की उम्र में नेवी में चला गया और एक तरह से उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन का जो ना 1/3 बिल्कुल खत्म हो गया। ये अलग बात है कि मैं इकोनॉमिक बर्डन तो नहीं, लेकिन तनख्वाह जो होती है वो तनख्वाह होती है। उसका मतलब, तनख्वाह का मतलब होता है कि वो आपके जिस्म की ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता तनख्वाह में। और मैं ये कहूँगा कि जो ना कि ये मेरी खुशनसीबी है और अल्लाह ताला का मुझ पे एक तरह से बड़ा करम है कि जब मुझे कभी भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी होती थी तो द पर्सन आई यूज्ड टू लुक एट बैक टुवर्ड्स माय फादर, ऑल्दो ही हैड वेरी मीगर रिसोर्सेज, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे वालिद का इंतकाल 2009 में हुआ। 2009 मार्च में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, और ये आप कह सकते हैं ये मेरी खुशनसीबी है, अल्लाह ताला का करम है। आखिरी कर्जा मैंने अपने वालिद का 2007 में अदा किया, और वो भी इसलिए कि जो ना बच्चे को मैं, हालांकि नेवी में मैं एडमिरल बन चुका था और मेरा बेटा उस वक्त लम्स में पढ़ रहा था, लेकिन मुझे वालिद से कर्जा लेना पड़ता था। ये मेरे मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं लम्स की फीस अदा कर सकूं। सो अल्लाह ताला का। अच्छा, फिर नेवी में मैं जब गया तो नेवी में हमारी ट्रेनिंग कराची में शुरू हुई, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर मेरी सिलेक्शन हो गई और मुझे उन्होंने सेलेक्ट करके रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमouth इंग्लैंड भेज दिया। रॉयल नेवी के कॉलेज में मैं उनकी एकेडमी में गया और मैंने अपनी बाकी नेवल ट्रेनिंग वहाँ पे पूरी की। जब मैं नेवी में गया तो मेरे लिए एक मुझे नेवी ने जो चीजें, जिन चीजों में मुझे दिक्कत हुई कि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन गेम्स वगैरह में मैं कमजोर था। तो नेवी ने मुझे उस तरफ रुझान मेरा दिया और एक चीज मुझे नेवी ने सिखाई, और मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, ये बात आप जरा गौर से सुने। हमारे नौजवान जो हैं ये अपने जिस्म के ऊपर, अपनी फिजिकल रिन्यूअल के ऊपर काम नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे मुल्क में हार्ट पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटिक लोग और ओबीज लोगों की बेइंतहा तादाद है। और हमारे स्कूल, हमारे वालदैन बच्चों को अपने फिजिकल रिन्यूअल की तरफ लाते ही नहीं है। उनको, उनके ऊपर एक और वजह भी हो सकती है, लोग कह सकते हैं इसको, कि हमारे यहाँ फिजिकल स्पेसेस अवेलेबल नहीं है जो शहरों में स्पेशली के लोग अपने जिस्मानी रिन्यूअल की तरफ कोई तवज्जो दे सके। और फिर मैं इंग्लैंड से जब वापस आया, फिर मैंने सबमरीन फोर्स ज्वाइन कर ली और सबमरीन फोर्स में मैं रहा, और मैंने सबमरीन फोर्स में कोई 14 साल एक्टिव सबमरीन फोर्स की अंदर सर्विस की। 2 सबमरीनें मेरी कमांड की, और मैं ये कहूँगा कि मेरी लीडरशिप जो थी उन 2 सबमरीनों की कमांड में और 2 जहाज़ों की कमांड में जो थी, वो आई थिंक I was able to demonstrate leadership capacity and capability and traits, and then उसके बाद जो ना मुझे नेवी ने और हायर रैंक्स पे सेलेक्ट किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आर्म फोर्सेस में लीडरशिप एक
मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। आप लीडर तो होते हैं, आप सिविल मसलन डॉक्टर अली साजिद, आप अपने इंस्टीट्यूट के लीडर हैं, आपने अपनी टीम खुद सेलेक्ट की हुई है। आर्म फोर्सेस में लीडर को टीम अपने सिलेक्शन की बहुत कम मिलती है, बल्कि मिलती ही नहीं है। आपको जो ना, हो सकता है एक आदमी या दो आदमी अपनी टीम में अपनी सिलेक्शन का मिल जाए, बाकी लोग जो होते हैं वो आपको एक टीम दी जाती है जिनको जोड़ना आपने होता है, जिनको जोड़ना आपने होता है। और उस टीम के अंदर जो है ना, फिर आपको एक लीडरशिप जो है वो इट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट के जो ना कि यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन टेक द टीम यू वांट। आर्म फोर्सेस में टीम बिल्डिंग इज the main task for the leader. Even, you know, I would say even the highest position पे जब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनता है तो उसके पास जो एडमिरल कमोडोर होते हैं वो उसके अपनी सिलेक्शन के नहीं होते, वो तो सिस्टम में जो डेवलप हुए होते हैं वो होते हैं, उन लोगों से उसने अपनी टीम को चलाना होता तो मैं इस पे गुजारिश करूंगा, लीडरशिप का आप जिक्र कर रहे हैं, फिलासफा यूनान जो है सुकरात और अरस्तु, उन्होंने एक थीसिस दिया था ऐसे 2-2,500 साल पहले कि लीडरशिप इज बॉर्न नॉट इंड्यूस्ड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम सर्विसेज में देखें और सीएसएस में देखें, आर्मी नेवी एयरफोर्स में और सीएसएस में लीडरशिप इंड्यूस की जाती है ग्रेजुअली। लो मिडिल क्लास के बच्चे भी होते हैं उसमें, लड़के लड़कियां, और उनको ग्रेजुअली वो अपग्रेड करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि लीडरशिप को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रोल प्ले कर रहे हैं अपने, कि नहीं कर रहे हैं? एक तो मैं जो है मैं कि ये कहानी मेरे ख्याल से कि लीडर्स आर बॉर्न एंड लीडर्स आर मेड, तो यानी कि चिकन कम्स फर्स्ट और द एग्स कम फर्स्ट, ये कहानी जो है ना थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इस तरह है कि यू हैव टू हैव सम इनबॉर्न क्वालिटीज। ये नहीं हो सकता कि आप उन 80 IQ के बंदे को कहें कि भाई तुम लीडर बन जाओ। सो देयर हैज टू बी, लीडर्स आर बॉर्न टू बी मेड, लीडर्स आर बॉर्न टू बी मेड। एंड लीडरशिप थोड़ी सी क्वालिटी जिसमें हो और उसको, जिसको कहना जरखेज मिट्टी मिले, जैसे आर्म फोर्सेज में मिलती है, एकेडेमिया में मिलती है, मैं कहूँगा वो लीडर्स बन सकते हैं। और जो डॉक्टर चीमा का मैंने इंटरव्यू आप ही के साथ परसों सुना, ही टॉक अबाउट के लीडर्स के लिए उन्होंने कुछ क्वालिटीज बयान की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझ में वो क्वालिटीज रिटायरमेंट के बाद ज्यादा आई हैं। रिटायरमेंट सर्विस में यू आर ए सीनियर ऑफिसर, यू मेनी टाइम्स यू थिंक दुनिया का सबसे बेस्ट दिमाग आपके अंदर लगा हुआ और ये एक ऐसी मिथ है जो लीडर जब फेल होता है जब उसको समझ आती है। ये बात बहुत आपने मिलियन डॉलर की बात कही है। जी, और ये बात ऐसी है कि एक लीडर जो है सबसे, उसको जो सबसे बड़ा ख्याल जो होना चाहिए मेरे ख्याल से, उसको ये होना चाहिए कि मैं अक्ल कुल नहीं, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, इनकी ग्रोथ में मेरी लीडरशिप पनाह है, इनकी ग्रोथ में मेरी लीडरशिप पनाह है। वो ग्रो करेंगे तो यू विल ग्रो एज लीडर। अगर आप सोचते हैं कि उनकी ग्रोथ के बजाय आप सारा इन्वेस्टमेंट आप अपनी ग्रोथ में कर लेंगे, आप ग्रो हो सकता है कर जाए, लेकिन दैट विल बी फसाड, दैट विल बी जो लिंकन की एक बड़ी मशहूर सेइंग है, अब्राहम लिंकन की, कि दरख्त दुनिया में बड़े बड़े होते हैं लेकिन लोगों को फायदा उनके शैडो से पहुंचता है। जो लोग जो है आराम उनके शैडो में कर सकते हैं, दरख्त की बढ़ाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अभी लीडरशिप के मुतालिक जो मर्जिंग कॉन्सेप्ट्स का हासिल कलाम है कि लीडर जॉब इज टू क्रिएट मोर लीडर्स एट एवरी टियर, नॉट एट द टॉप। ये है कॉन्सेप्ट जिसको पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर अप्लाई किया जाए तो इदारे स्ट्रांग होते हैं। पाकिस्तान में इदारे क्यों स्ट्रांग नहीं होते? 2.5 करोड़ वोटों का सुराग नहीं मिल रहा था 2013 के इलेक्शन में, इसलिए कि लीडरशिप सेकंड टियर पे नहीं थी, उसमें आपके इलेक्शन कमीशन में सिर्फ टॉप पे लीडरशिप थी, बाकियों पे डेवलप नहीं की गई या करने नहीं दी गई।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तरक्की इसलिए भी रुकी हुई है, करप्शन इज नॉट वन फैक्टर, मेन फैक्टर, रादर लीडरशिप डेवलपमेंट का ना होना हर टीयर पे, हर लेवल पे, वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान से मुल्कों की तरक्की रुकी हुई है। कुछ कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आप भी चाइना गए होंगे। मैं पहली दफा मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक 1989 में हुआ और मैं आखिरी दफा चाइना 2017 में गया। इन 28 सालों में मैंने चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। और जब मैं 1989 में गया, वो उनके, आप समझ लें, जो उनके यहाँ जो बड़ा एक इवेंट हुआ था तियाननमेन स्क्वायर का, उसके फौरन बाद में गया था। बीजिंग में साइकिलों के अलावा गाड़ियां बड़ी कम नजर आती थी सड़कों पे। निंगबो, जो अब एक दुनिया का आईटी का हब है, उस शहर में हम गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो निंगबो की सड़कें जो थी उस वक्त, वो ऐसे ही था जैसे आप किसी सब्जी मंडी के थ्रू गुजरते हैं 1989 में। जो चाइना का मॉडल है, जो आपने बात की कि लीडरशिप हैज टू बी डेवलप्ड फ्रॉम एवरी लेवल। चाइना में क्या होता है, जब स्कूल उनके हम आप अंदाजा करें कि स्कूलों कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जब उनका टीचर जो है ना, एक अपने प्राइमरी स्कूल में, अपने मिडिल स्कूल में एक टैलेंटेड स्टूडेंट देखता है, he informs his higher ups, and if higher ups decide, they pick up this student and let him go through better institutions. And आजकल तो मुझे पता नहीं, जब मेरे ख्याल से 2012 तक जो चाइना का पॉलिट ब्यूरो था, 16 बंदों में से 12 या 13 इंजीनियर्स थे उनके पॉलिट ब्यूरो में, एंड दे हैड ऑल कम फ्रॉम वेरी हार्ड लाइफ। उनके पॉलिट ब्यूरो में आज भी आप जो है चाइना लेवल के आप लीडर नहीं बन सकते अनलेस यू हैव सर्व्ड इन सम हार्ड एरिया एंड यू हैव शोन के you can develop a backward area into something which is reckonable. So ये आपने जो बात की कि leaders have to be developed from each level, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और एक बड़ी एक ऐसी बात है। आपने स्टीफन कोवी की जो आखिरी किताब है, आखिरी किताब स्टीफन कोवी ने लिखा, वो एक बड़े मशहूर राइटर हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी किताब का मौजू जो है वो ये है कि स्कूलों में से आप बच्चों के अंदर से कैसे लीडर निकालेंगे। ये किताब है, किताब का नाम मुझे भूल रहा है, बट दैट इज द लास्ट बुक, या दैट इज द लास्ट बुक इज रिटन। कि बेसिकली जिस मुल्क में एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो फिर बाद में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं सिर्फ ये कहूंगा। और पे कर दो जी जी। सो एक आप देख लें। और फिर डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, जिस जिस मुल्कों में शॉर्टकट हुआ है लीडरशिप का, वो नजर आता है। मसलन जर्मनी में आप देखें, ये एंजेला मर्केल है, ये ग्रास रूट लीडरशिप से आई है। और आप उनकी जर्मनी की परफॉर्मेंस देखें अगेंस्ट कोविड, ये जो कोविड-19 है, एज कंपेयर टू ऑल बिग कंट्रीज ऑफ यूरोप, देयर परफॉर्मेंस इज कमेंडेबल। एंड इसी तरह आप दुनिया में जो लीडरशिप है, मसलन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं एंजेला आर्डर्न, जो है, जो आप उनको देखें, उन्होंने विजन, अब न्यूजीलैंड में क्या विजन उन्होंने दिए, कि उन्होंने विजन ये दिए कि वी विल बी द फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो ना, कि हमारे पास नंबर बड़ा कम है और हम इस नंबर को रिड्यूस करके विल बिकम द जीरो कोरोना कंट्री इन द वर्ल्ड। सो लीडरशिप जो है वो उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और आप चाहे कुछ भी कहें, चाइना में
लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड है, नहीं है, लोगों को डेवोल्यूशन नहीं है, लेकिन चाइना में जिसमें इतने ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोरोना से, I think their economy is already well on the way to mend as compared to other countries in the world. अभी आप एजुकेशन में हैं, पिछले 4-5 सालों से रिटायरमेंट के बाद बहरिया में पढ़ा भी रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, और मेरा आपसे एजुकेशन के हवाले से भी अक्सर बेशतर मुलाकातें होती रहती हैं। मैं देखता हूँ कि आप एक बड़े डेडिकेटेड सोल्जर, एजुकेशन में भी आप सीखने के प्रोसेस से रुके नहीं हैं, तो बड़ा खुशाइन पहलू है। आप डिप्टी चीफ रिटायर्ड हुए अमेरिका में, जब मैं पीएचडी कर रहा था, एक बड़ा मजेदार 1 मिनट का वाकया सुनाऊं जी। मेरी क्लास में कोई 80 साल का एक बुजुर्ग, जब 1992 की बात है, जब मेरी उम्र कोई से 30 या 28 साल होगी, तो मेरी क्लास में, पीएचडी के क्लास में जो कोर्स वर्क होता है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, एक बुजुर्ग बैठे बैठे सो जाते थे क्लास में। सेमेस्टर के मिड में उन्होंने कहा कि होमवर्क हम इकट्ठे ही करें। संडे को मैं होमवर्क करने जब उनके घर गया तो पता चला कि वो बादशाह ईरान, शाह ईरान के नेवल चीफ थे। 1978 में शाह ईरान के साथ अमेरिका आए और 15-20 साल बाद 80 साल की उम्र में पीएचडी शुरू कर दी उन्होंने। ये मैं वाकया आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक मिथ है कि तालीम को हासिल करने के लिए 28-30 साल, 22 साल से आगे नहीं जाना हमने। उसके बाद जब मैं नस्ट में पढ़ा रहा था, उनकी 1999 में, उससे 6-8 साल बाद मुझे किताब लिखी हुई आई जो इंडियन इकोनॉमी पे थी। एडमर अबुल था उनका नाम, ABOL अबुल, और शायद अभी भी माशाल्लाह याद होंगे 100 साल की उम्र में। वो अभी भी किताबें लिख रहे हैं, अगर जिंदा होते तो, या पहले लिख रहे थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक मिथ है कि हमने पढ़ना पढ़ाना नहीं, अब रिटायर्ड हो गए हैं, हमने सिर्फ टोपी पहन के मस्जिद में बैठ जाना है। तो आप एक कौम की खिदमत कर रहे हैं, बड़ा खुशाइन पहलू है। मैं इसी तरह जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, ना कि सिर्फ अपने आप को मजहब तक महदूद कर दें। तो बड़ा अच्छा पहलू है, इसको हम खुशाइन कहते हैं। या सोसाइटी में लोगों के मसले हल करवाएं, एडवाइजरी दें, मियाँ बीवी की कोई लड़ाई हुई है उसमें सुलह करा दें। इस्लामाबाद में एक सेक्रेटरी थे, पारसी थे, रिटायर्ड, आज से 15-20 साल पहले। उनका सिर्फ एक ही काम था, जहां जहां घरों में इख्तलाफ होता था जाकर सुलह करते थे ताकि अगली नस्ल स्पॉइल ना हो। ये भी कम्युनिटी सर्विस है ना। तो कम्युनिटी सर्विस पाकिस्तान में नहीं है, बहुत कम है। आपका क्या ख्याल है एडमिरल हुमायूं साहब इस बारे में? और तालीम का हासिल करने के लिए उम्र चाहिए, वो 2 सवाल हो गए फिर। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि तालीम को हासिल करने की तो कोई उम्र नहीं होती। मैं, आपको याद होगा, मैं 2009 में वाइस एडमिरल था और आपके पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा हासिल करने आया था। तो जी, मैं आपका शागिर्द था वहां पे। तो तालीम हासिल करने के लिए उम्र से ज्यादा थोड़ी हमारे यहाँ जो है ना, अब मसलन मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ चीजें जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू डू पीएचडी, सबसे पहला सवाल तो खड़ा होगा कि जी कि आपकी 18 साल की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट है कि नहीं। हम लोगों ने पाकिस्तान में कुछ रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि पुराने लोग अगर वो अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाना चाहें तो उनके लिए कुछ मुश्किलात जरूर हैं, जबकि यंग लोगों के लिए थैंक्स टू एचईसी का शुक्रिया जिसने क्वालिटी के नाम पर रुकावटें खड़ी कर दी। हाँ जी जी, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन जो है वो काफी, हायर एजुकेशन इज वेरी लेयर्ड. इट डज नॉट think in terms of experience and job performance. It thinks in terms of only what is added to your name as degrees. And मैं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी आता जाता रहता हूँ, तो मुझे कई दफा अपने जो वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा शिद्दत से ख्याल होता है कि यार ये लोग जो है इंटेलेक्चुअली प्रोबेबली जो है ना वीक हैं, और दे विल गेट देयर पीएचडी, दे विल गेट देयर एमफिल, बट दे विल मेक वेरी पुअर गाइड, दे विल मेक वेरी पुअर टीचर्स, मुझे लगता है। अच्छा, मैं जो एक तो ये हमने एजुकेशन की बात कर ली। दूसरा सवाल आपका जो था कि मैंने मैं क्या हम लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। देखें, 2010
2010 में मैं 2009 में मैं रिटायर हुआ और 2012 से मैं एकेडेमिया से अटैच हूँ। और इस दौरान अब मेरे स्टूडेंट्स की तादाद जो है ना बढ़ते बढ़ते आहिस्ता 1000 से ऊपर चली गई है। हर क्लास में से जो है मेरे ख्याल से 30-35 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि जो जिंदगी में पेंसिल की तरह, जो मैंने पहले बात की थी, ये काम कर सकेंगे। और जो मैं एक हार्वर्ड के मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, आपने उनका नाम सुना होगा, क्लेटन क्रिश्चियनसन। इस साल के शुरू में उनका इंतकाल हो गया। 2010 में उनको स्ट्रोक हुआ और उन्होंने उस स्ट्रोक के बाद, बिकॉज दैट gave him total new paradigm of his life. So he wrote this book, very famous book, How to Measure Your Life. और उन्होंने इस किताब का कंक्लूजन जो लिखा, वो हमारी जो इस्लाम की जो तालीम है वो यही है कि अल्लाह ताला इंसान से रोजे आखरत जो होगा, क़यामत के दिन, वो सवाल ये नहीं करेगा कि आपने कितने इबादत मुकम्मल किए। वो ये पूछेगा कि जो लोग आपके साथ कांटेक्ट में आए उनकी जिंदगी में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनके डेवलपमेंट में आपने क्या मदद की। ये क्लेटन क्रिश्चियनसन की जो ये वीडियो डॉक्टर साहब आप देखिएगा, हाउ टू मेजर योर लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लेसन इन ए पैराडाइम शिफ्टिंग लाइफ के हाउ शुड यू बिकम ए कंट्रीब्यूटर टू लाइफ रादर देन वर्ल्ड में हम यूजर के तौर पे नहीं आए। हमें जिंदगी में वर्ल्ड में बड़ा आसान है, आप यूजर के तौर पे आए और इस्तेमाल करें और चले जाएं। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपना मार्क नहीं छोड़ेंगे, अपने लगाए हुए दरख्त नहीं छोड़ के जाएंगे, तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं है। माशाल्लाह। अब अभी आप बात कर रहे थे, अभी मुझे चैट में एक सवाल भी आया है कि पीएचडी में दाखिलों के लिए शर्तें बहुत सख्त हैं और इस पे भी जाहिर है कि डिबेट होनी चाहिए। एचईसी 1999 के बाद 2001 या 2 में इस पे डिबेट हुई और एक दर्जन लोगों ने डिबेट करके एचईसी का मॉडल दिया और उसके बाद 2003 या 4 के आसपास ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए आई। तो अब एचईसी को बने हुए तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं। अब ये वो वक्त आ गया है कि एचईसी के पे एक सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स की बात की जाए, जिसमें क्वांटिटेटिव के बजाय क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एचईसी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल वैल्यूडेशन है कि हम यूनिवर्सिटीज में लीडर कितने पैदा कर रहे हैं बजाय पीएचडी पैदा करने के। यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और ये मेरा कंट्रीब्यूशन जो छुट्टियों में है, आप जैसे मेहरबानों के तवज्जो से उम्मीद फैलाना, ये सोसाइटल कंट्रीब्यूशन है। इससे मुझे कोई तमगा नहीं मिलना, इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन ये सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन है। वेस्ट में टीचर की इवैल्यूएशन सिर्फ क्लास इवैल्यूएशन नहीं होती, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होती है। ये एज ए मुसलमान मेरे लिए, आपके लिए तोशा आखिरत है। अब इस तोशा आखिरत के साथ हम ये देखते हैं कि एचईसी अपना रियल रोल कैसे प्ले करेगी, जिसका मैंने नाम लिया सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स, दैट इज क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स। मसलन कस्टमर सर्विस है, मसलन ब्यूरोक्रेसी का जो टीएस कम करना है यूनिवर्सिटी में, टीचर्स की परफॉर्मेंस असेसमेंट का रवायती क्राइटेरिया को खत्म करके या उसको चेंज करके, उसको मेंट करके सोसाइटल वैल्यूडेशन भी उसमें लाई जाए। ये वो चीजें हैं जो मिसिंग है अभी तक एचईसी में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे सर? मैं इसमें जो बात करना चाहूंगा, मेरी एक दफा मेरा बेटा जॉर्जिया टेक में पीएचडी कर रहा था, तो मैंने उससे क्या पूछा, आप सवाल सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन आवर यूनिवर्सिटी। कि मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा जो एडवाइजर है, हाउ मेनी कॉन्टेक्ट आवर्स या हाउ मेनी आवर्स डज ही टीच इन यूनिवर्सिटी एवरी सेमेस्टर, उसका क्या वर्कलोड है, उसका टीचिंग लोड क्या है। तो वो मेरा बेटा सोच में पड़ गया, कहने लगा अबू जिम जो है वो साल में बड़ी मुश्किल से एक क्लास लेता है साल में, यानी कि क्रेडिट आवर्स की बड़ी मुश्किल से। तो मैंने कहा फिर वो करता क्या है? कहता है वो इनका सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि हाउ मच दे कैन ऑब्टेन रिसर्च ग्रांट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में टीचर्स बड़े टैलेंटेड हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि टैलेंटेड नहीं है, मेरे अपनी यूनिवर्सिटी में लोग हैं जिनकी लिखी हुई किताबें जो है
10-10, 15-15 यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो एजुकेशन को एक मैं ये कहूँगा एक लग्जरी समझती है। जब तक आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर्स और टीचर्स आपस में मिलेंगे नहीं, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को उठाना एचईसी और यूनिवर्सिटीज के बस की बात नहीं है। मैं आपको कराची की मिसाल दे सकता हूँ कि आईबीए के अंदर आप नया आईबीए आप जाके देखें, आईबीए को नया बनाने में अमन फाउंडेशन का, फौजी फर्टिलाइजर का, इन बड़ी फाउंडेशंस का हाथ है। और आईबीए की एक सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं एक बात आपको भी कहूंगा, आईबीए के अंदर जो विजिटिंग फैकल्टी है, many of them are ex IBA and ex CEO of big companies. For example, एंग्रो के ex CEO वो एक वहां पे परमानेंटली एक प्रॉपर कोर्स पढ़ाते हैं एज विजिटिंग फैकल्टी। सो ये जो आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए वी हैव टू कम टुगेदर एज सोसाइटी। ये नहीं हो सकता कि टीचर जो है वो एक तरह से कशकौल निकलेगा बाहर, आगे से देने वाले भी तो होने चाहिए ना। जो लोग, आप मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने कितने सरदार पैदा किए, कितने जमींदार पैदा किए, कितने ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए, कितने बिलियनर्स पैदा किए। व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंडोमेंट? सो ये जी हमारे यहाँ जब तक मसलन आपको पता है कि स्टैनफोर्ड इज result of University of Stanford is result of one man's endowment। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, जो माइकल ब्लूमबर्ग है, इसने $5 से एंडोमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया था, और अब उसका टोटल एंडोमेंट जो है, जो इसने इस कंट्रीब्यूट में यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट किया है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, इज गोइंग टूवर्ड्स $2 बिलियन। कहाँ $5 से? तो सोसाइटी के अंदर जो हम लोग ये समझते हैं कि मैं ये जरूर कहूंगा कि मस्जिदें बनवाएं, लोगों के आराम की जगहें करें, लेकिन अपने नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी है, जिस तरह दरख्त लगाते हैं इसी तरह यूनिवर्सिटी एंडोमेंट में आप लोग हिस्सा लें। माशाल्लाह लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स है, एक फैमिली के एंडोमेंट में उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। आप जाके देखें उन्होंने कितने शानदार उसमें पैसे कंट्रीब्यूट किए। और अच्छा, अब हम एचईसी की तरफ आते हैं। एचईसी को भी एक अपने साथ टारगेट देकर चलना चाहिए। जो सेकंड वेव आपकी बात कर रहे हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट ने हर साल एचईसी को, मुझे पता नहीं एचईसी का बजट मेरे ख्याल से कोई 40-50 अरब होगा हर साल का, कि एचईसी को भी अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि 40-50 अरब हम गवर्नमेंट से लेंगे और 20 अरब हमने लोगों से एंडोमेंट में लेकर, लोगों से यूनिवर्सिटीज के अंदर, लैब्स के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर, बुक पब्लिकेशन, इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करना है। दूसरा, एचईसी हैज नाउ बिकम ए ह्यूज, मैं ये कहूंगा कि ह्यूज ब्यूरोक्रेसी। और हम सिंध में, मैं रहता हूँ सिंध में, हम देखते हैं उन्होंने गवर्नमेंट ने सिंध का एचईसी अलग बना दिया है। पंजाब में भी जो ना अंदरूने खाना बातचीत होती रहती है कि पंजाब का एचईसी अपना अलग होना चाहिए। तो मेरे हो चुका है, हो रहा है, अब तो चैलेंज कर रहा है। मुझे सिंध का तो मुझे पता था, पंजाब का मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जरूरी है कि हम लोग एजुकेशन के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करें, हायर एजुकेशन को, और वहां पे जो है ना, जो भी कंट्रोलिंग बॉडी है उसको एम्पावर करें। बिकॉज मैं ये, हमारी यूनिवर्सिटी है, मतलब बैरिया यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी का पहले दिन से ये आइडिया रहा है कि बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर, बैरिया यूनिवर्सिटी कराची, दे वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। We need to empower the local leadership to run the local campuses according to their own situation। ये इसी तरह एचईसी को भी करना चाहिए। एजुकेशन क्लस्टर है आपके मुल्क में, लाहौर का एजुकेशन क्लस्टर और कराची का एजुकेशन क्लस्टर आपस में दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। सो एम्पावर देम टू ग्रो अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस, not according to a central policy।
तारिक बनोरी साहब ने आके कुछ एम्पावर किया यूनिवर्सिटीज को, मसलन एमबीए के कोर्सेज उन्होंने कहा था इस सेमेस्टर में ये पढ़ाओ, इस हद तक चले गए थे। सिलेबस तक इन्होंने डिक्टेट कर रही थी एचईसी आज से 6 साल पहले, 4 साल पहले। अब एचईसी ने लोकल यूनिवर्सिटीज को एम्पावर किया। तारिक बनूरी जो नए इनके चीफ आए हैं उनकी लीडरशिप में, येट एक डिटेल कंसल्टेटिव स्टेक होल्डर डायलॉग ओवरड्यू है। उस डायलॉग में मिनट्स आए, उस पर डिबेट हो, और करते 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 1 साल के बाद एचईसी का नया विजन फॉर 2040 के लिए आना चाहिए। उस विजन के बगैर अभी हम इंटरम एड हॉकिज्म पे चल रहा है, जिसको कहते हैं ना आई वॉश, या एक आर्जी तौर पे 1 साल के लिए ये हो गया, 2 साल के लिए ये हो गया। एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है एचईसी में, जो कि कंसल्टेटिव डायलॉग के जरिए बाहर आ सकती है स्टेक होल्डर, उसके बगैर नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, मैंने आपके साथ इंटरव्यू में एक चीज पहली अर्ज की थी कि लीडरशिप जो है वो नीचे जो टीम होती है ना उसके साथ काम करना पड़ता है। एचईसी के अंदर माशाल्लाह अब तो मुलाजिमीन है जिनकी अब पेंशन ड्यू हो गई है। तो जी, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं एचईसी के अपने लोअर लेवल पे, दे दे एक्चुअली फियर कि ऐसा डेवोल्यूशन हो गया तो हमारी पावर भी कम हो जाएगी और हमारी न्यूसेंस वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो जो ऊपर का लीडर है, तारिक बनौरी साहब हो, कल कोई और आ जाता है, सब लोग ये बहुत वेल मीनिंग लोग आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, दे वर ऑल, दे हैड ए विजन एंड दे ट्राइड टू कन्वर्ट एचईसी टू दैट विजन, बट their obstacles within HEC were higher than obstacles outside. ये मैं एक ये कहूंगा, मसलन तारिक बनौरी साहब ने पिछले हफ्ते जब ये कॉन्फ्रेंस की है कि यूनिवर्सिटीज अपना अपना फाइनल एग्जाम लेने का तरीका पेश करें, तो इससे ज्यादा एम्पावरमेंट क्या हो सकती है। अगर आपका स्टूडेंट आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाता है and he does not create impression, that means your final examination system of that university was not up to the mark. That is, लोग ये तो नहीं कहेंगे कि जी एचईसी ने इनको पास करके भेज दिया, वो तो यही कहेंगे कि सर ये बैरियर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है या ये ज़ैबिस्ट का प्रोडक्ट है। सो यूनिवर्सिटीज को अपनी रेपुटेशन का खुद भी बहुत ख्याल है, मैं ये कहूँगा। इसी पे मैं आगे सप्लीमेंट्री मेरे ज़हन में एक आइडिया या सजेशन आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज और सीएसएस के अलावा जहां ट्रेनिंग में लीडरशिप स्किल इम्पार्ट किए जाते हैं और लाइफ स्किल्स भी दिए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल भी दिए जाते हैं टू सम एक्सटेंट, हमारी यूनिवर्सिटियां नाकाम है अभी तक सॉफ्ट स्किल्स में, लीडरशिप स्किल्स में और लाइफ स्किल्स में। और आखिरी है इससे मिलते जुलते मोटिवेशनल एस्पेक्ट लाइफ में क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे लेके आनी है। ये रवायती सिक्का बंद अप्रोच के इंजीनियर या डॉक्टर पैदा कर रहे हैं या सोशल साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर पैदा नहीं कर रहे जो प्रोएक्टिवली मसाइल का इदराक करके उसका हल के लिए कोई सोल्यूशन दें। तो हमारे पास जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस्ड अप्रोच जो आती है एक मैनेजर की, विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू द लीडर, वो हमारी यूनिवर्सिटियां मेजोरिटी नहीं दे रही। अभी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक नया कोर्स शुरू किया है जो लोग पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में उनको हम बता रहे हैं कि बाहर जाके आपने दफ्तर में अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपनी सेल्फ को कैसे मैनेज करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होंगे, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब गिरता है तो कैसे उठाना है, बॉस के सामने आपने दफ्तर का ओवरऑल इश्यूज को कैसे प्रोजेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। ये वो 10-12 टॉपिक है जो हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं देती। नतीजा क्या होता है कि वो 4.0 जीपीए के बाद उसमें ड्रेस मैनर्स एटिकेट्स तक नहीं होते उसके पास, बच्चे या बच्ची के पास। तो ये एक तशना पहलू हमारी यूनिवर्सिटियों बरल है, आप मानेंगे इस बात को। अब मैं थोड़ा सा आपसे इस सिलसिले में आपकी ये नॉलेज में एक चीज लेकर आना चाहता हूँ। बैरियर यूनिवर्सिटी में मैं 2013 से पढ़ा रहा था और मैं लीडरशिप पढ़ाता था, मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाता था। 2015 में हम लोगों ने एक फैसला किया कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इनको जब हम वर्क प्लेस में जब ये पहुंचते हैं, दे आर लॉस्ट, एंड वी ब्रॉट इन एट ईच सेमेस्टर ए प्रोग्राम विच वी कॉल्ड स्टूडेंट ग्रूमिंग प्रोग्राम, SGP हमने शुरू किया। हमने फॉर एग्जांपल
मैं मिसाल के तौर पे दूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ओरल कम्युनिकेशन का इम्तिहान पेपर और पेंसिल पे हुआ करता था। हमने उस इम्तिहान को प्रैक्टिकल इम्तिहान में बदला। मैं आपको फिर आईटी स्किल्स का जो था वो भी एक ऐसे ही आई वॉश टाइप था। आईटी स्किल्स को जो ना फिर हमने चेक करने की बात की। मेरा सब्जेक्ट जो है सेल्फ मैनेजमेंट, it was introduced to bring good habits in student, which would lead to fulfillment of their personal security, personal character, as well as fulfillment of their vision about goal. जो हमारे यहाँ जो एक चीज मैंने देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है दे कम एंटर द यूनिवर्सिटी लाइफ with materialistic aims, with materialistic aims कि मैं जब यूनिवर्सिटी से निकलूंगा 10 साल के अंदर जो है ना, मैंने जैसे एक आपने चीमा साहब के इंटरव्यू में बात की थी, मेरे पास अंदर मैं नीचे एक मिनिमम होंडा सिविक में बैठा हुआ होऊंगा, मेरा एक 500 गज के ऊपर घर होगा जिसमें बीवी बच्चे खुशी हंस खुशी से खेल रहे होंगे, इतने मेरे नौकर होंगे। वी कम विद दैट काइंड ऑफ विजन। जी, अल्टीमेटली लाइफ में जैसे मैंने तो आपसे बहुत सीखा है, मैंने आपको देखा है कि आप हर वक्त जो ना हमातन आपकी मेहनत ये होती है कि वेयर इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको ये देखा है, मसलन आपने यूईटी लाहौर में मैनेजमेंट स्कूल बनाया, नस्ब में आपने काम किया, अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपने लाहौर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एस्टेब्लिश किया। साइकोलॉजी पे जो आपका सब्जेक्ट नहीं है आपने बहुत काम किया है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है जो आपके वो है आपके करीब तक, उस पर आपने बहुत काम किया। सो हर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर काम करनी चाहिए और बैरिया यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और हमने 2015 में काम किया था और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जो सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है ना, दे राइट दैट दिस कोर्स हैज चेंज्ड माय थिंकिंग अबाउट लाइफ। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव रिटन कि दिस कोर्स हैज सेव्ड मी एज ए पर्सन। तो दे एंटर माय कोर्स विद द आइडिया ऑफ ओवर थिंकिंग कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, एक नेगेटिव अप्रोच के साथ वो एंटर करते हैं। एंड आई डोंट वांट टू टेल देम कि जो ना कि ऑप्टिमिज्म के साथ आप जाएं जिंदगी में, मैं उनको कहता हूं आप रियलिज्म के साथ जाएं, रियल और पॉजिटिव अप्रोच जो है लाइफ की। इट डज नॉट से दैट यू शुड बी जस्ट ऑप्टिमिस्टिक, इट सेज दैट यू बिल्ड योरसेल्फ टू फेस रियलिटी, दैट इज द पॉजिटिव अप्रोच। हैप्पीनेस आपको इस चीज से नहीं आएगी कि आप एक हैप्पी माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। हैप्पीनेस आपको आएगी जब आपके अंदर का सिक्का, आपके कैरेक्टर जो है वो हैप्पी होगा। इफ यू आर नॉट एट balance, if you're not at peace with yourself, you can never be happy. And जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल आप ये बड़ा आसान होता है विजन लिखना कि जो ना मैं एक सीईओ बनना चाहता हूँ एक सेल्फ मेड कंपनी का। मेरे ख्याल से ये विजन थोड़ा सा ट्विकिंग चाहता है, थोड़ा सा एक फाइन ट्यूनिंग चाहता है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी बाय बिल्डिंग ए कंपनी विच विल एनरिच पीपल्स लाइफ। यानी कि वही विजन है बट उसके अंदर आपने नए लफ्ज डाल के अपना गोल जो है ना वो आपने दूसरा सेट कर दिया है। बिकॉज मैं जिंदगी में मैंने नेवी में बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है। एक दफा मैंने एक कंपनी के साथ किया, वो कंपनी वाज डिलीवरिंग ए सॉफ्टवेयर टू आवर नेवी एंड दैट कंपनी हैड नॉट फुलफिल्ड इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मैंने उस कंपनी में जो आदमी हमसे कांटेक्ट कर रहा था, मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू योर सीईओ। तो वो कहने लगा सर सीईओ साहब तो 2 महीने के लिए साउथ अफ्रीका में छुट्टी गुजारने के लिए गए हुए और उन्होंने मना किया हुआ है कि आपने फोन नहीं करना है। एक तरफ एक फेलिंग कंपनी है और दूसरी तरफ लीडरशिप है हु वांट्स टू लिव ऑफ द क्रीम। और अनफॉर्चुनेटली जो इस कोरोना के दरमियान में भी और इन सब चीजों के दरमियान में भी आई सी कि हम में जो आपने एक बात की कंट्रीब्यूशन का मात्रा सोसाइटी में कम हो गया और हम यूजर ज्यादा बनते जा रहे हैं। यूजर आखिरी 1 मिनट रह गया अजमल साहब, आखिरी 1 मिनट रह गया है। आप कोई नौजवानों को पैगाम मेहनत के अलावा देना चाहते हैं? मेहनत का तो हर कोई कहता है, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास।
जी, मैं ये कहूँगा नौजवानों को मैं नौजवानों को 5 चीजें कहना चाहूँगा। एक तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आपको माशा सिफारिश की ज़रूरत जब पड़ेगी जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे। दूसरा, आपको एक स्किल है लाइफ में, वो है रेजिलियंस, कि फेलियर के बाद आपने, सेटबैक के बाद आपने कैसे उठना है। और माशाअल्लाह। तीसरा तीसरा जो है वो 3 पी है आपकी जिंदगी के, और वो आपने डेली करने हैं। प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन। ये 3 चीजें आप रोजाना का अपनी जिंदगी का माशाअल्लाह। हिस्सा बनाएं। 10 सेकंड रह गए हैं जी। मेरे एडमिरल साहब आसिफ हमायूं साहब, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पाकिस्तान नेवी के, हमारे लिए बड़ा खुशाइन था आपका आना। आपने बड़े अच्छे पैगाम दिए। मैं शेर पे खत्म कर रहा हूँ नौजवानों के लिए कि समझता है तू राज है जिंदगी, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज है जिंदगी। तो जिंदगी ऊंची परवाज की ख्वाहिश का नाम है। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम अगेन।